हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, सुबह के 11 बज चुके हैं और समय हो गया है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए, चैनल से जुड़कर महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ द सक्सेस पॉइंट पे ही मिल सकता है। जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्रश्न शायद ही यूट्यूब पे डिस्कशन किया गया होगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। उनको भी बताइए कि द सक्सेस पॉइंट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसा चैनल है, जहाँ से हर सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे आप अपना सिलेक्शन बना सकें। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बैंक, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे या कोई भी डिपार्ट हो, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, क्योंकि भूगोल के अंतर्गत हमारा अध्ययन चल रहा है विश्व के भूगोल पर। आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चक्रवातों और उनके संबंधित नामों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है दोस्तों, यानी एक तरफ क्या दिया है, चक्रवात दिया है, और एक उनसे संबंधित जगह दी हुई है, या कह लीजिए देश दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, पहला कह रहा है कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, विली है ना। दूसरा कह रहा है दक्षिण चीन सागर तूफान, तीसरा कह रहा है अटलांटिक तूफान। आइए देखते हैं पहले दोस्तों कौन सा सही है। तो अगर हम पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये विली ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवातों को क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है। तो ये सही हो जाएगा। दक्षिण चीन सागर तूफान, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में जो तूफान आता है उसको टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? टाइफून कहा जाता है दोस्तों, इसको टाइफून कहते हैं। ठीक है, इसको टाइफून कहते हैं। अटलांटिक में टाइफून नहीं है दोस्तों, हरिकेन आता है। क्या आता है इसमें? आपका हरिकेन आता है। ठीक है दोस्तों, क्या आता है? हरिकेन आता है। ठीक है, तो इस लिहाज से केवल पहला सही होगा। केवल पहला आपका ए विकल्प में दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में अक्षर कोड AW किसको संदर्भित करता है? बस समझ में आ रही प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें जो अक्षर कोड दिया गया है AW किसको संदर्भित करता है? विकल्प क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन को, उष्णकटिबंधीय सवाना, उष्णकटिबंधीय मानसून, रेगिस्तानी जलवायु। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है जो कि अक्षर कोड AW जिसको क्या करता है? प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, प्राप्त करते रहिए। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, कि सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल AW का अगर मतलब बात कर लें, तो इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, यानी उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। ठीक है दोस्तों, ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु, W का मतलब होता है शुष्क सर्दी यानी ड्राई विंटर। यहाँ वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है और सर्दियों में शुष्कता पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, यानी कि बी विकल्प प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चैलेंजर डीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर। चैलेंजर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, या फिर दक्षिणी महासागर में? बताइए दोस्तों। इससे पहले भी हम लोग ने डिस्कशन किया है भूगोल से, और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा है, पर इस बार मैं आपके लिए लाजवाब प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जिससे कि आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके, आपको कामयाबी मिल सके, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। पहले दोस्तों
एक छोटी सी गुजारिश है कि कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो चैलेंजर डीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है प्यारे दोस्तों प्रशांत महासागर में, क्योंकि चैलेंजर डीप जो है वो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय बिंदु है जो मरियाना गर्त में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और यह है कहाँ? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और चैलेंजर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये मरियाना द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये मरियाना द्वीप में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि चैलेंजर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पीको टकविरनो पर्वत किस देश में स्थित है? पीको टकविरनो पर्वत किस देश में स्थित है? आपके विकल्प हैं क्यूबा, जर्मनी, फ्रांस, पैराग्वे। पीको टर्विनो पर्वत है ना, पीको टकविरनो पर्वत किस देश में स्थित है दोस्तों? पीको टर्क्विनो कहाँ स्थित है? पीको टर्क्विनो क्या पढ़ा जाएगा इसको मेरे दोस्तों? टकविनो। ठीक है, टर्क्विनो पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं? पीको टर्क्विनो। पीको टर्क्विनो कहा जाता है। तो पीको टर्क्विनो पर्वत किस देश में स्थित है? क्यूबा, जर्मनी, फ्रांस, पैराग्वे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पीको टर्क्विनो जो है वो क्यूबा का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्यूबा का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1974 मीटर या सिएरा मेस्ट्रा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन से देश बेस्किट पर्वत के स्थान को साझा करते हैं? आपके विकल्प क्या हैं? पोलैंड, स्लोवाकिया, चीन गणराज्य और यूक्रेन। अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया और पैराग्वे, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, सर्बिया, रूस, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया। तो दोस्तों जो देश बेस्किट पर्वत के स्थान को साझा करते हैं वो कौन सा है? तो वो है पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और यूक्रेन। तो आपका इस लिहाज से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रासलैंड बायोम के बारे में सही है? पहला क्या कह रहा है कि घास स्थल बायोम सामान्यतः जंगल और रेगिस्तान के बीच में स्थित होते हैं। पृथ्वी का 25% भाग घास के मैदान से ढका हुआ है। अंटार्कटिका को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप पर घास का मैदान बायोम मौजूद है। नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको विकल्प चुनना है। ये रहा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रासलैंड बायोम के बारे में सही है? घास का मैदान बायोम सामान्यतः जंगल और रेगिस्तान के बीच में स्थित है। तो ये सही है। पृथ्वी का 25% भाग घास के मैदान से ढका हुआ है। तो ये भी सही है। अंटार्कटिका को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप पर घास का मैदान बायोम मौजूद है। तो ये भी सही है। कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। तो ये डी विकल्प में दे रहा है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोम भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता रखता है? शीतोष्ण पर्णपाती बायोम, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बायोम, टैगा बायोम, शीतोष्ण वर्षावन बायोम। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम है जो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता रखता है? कौन सा बायोम है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता रखता है? शीतोष्ण पर्णपाती बायोम, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बायोम, टैगा बायोम, शीतोष्ण वर्षावन बायोम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? शीतोष्ण पर्णपाती बायोम। शीतोष्ण पर्णपाती बायोम इसका सही उत्तर होगा।
तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ए विकल्प इसलिए सही है क्योंकि ऑप्शन में उसके करीब क्या है। देखिए सही उत्तर होता है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता कौन सा रखता है, भूमध्य सागरीय वायुम रखता है, लेकिन उसके करीब क्या है, शीतोष्ण पर्णपाती वायुम, इसलिए यहाँ पे उत्तर ए माना जा रहा है। पर अगर आपको विकल्प में मिल जाता है भूमध्य सागरीय वायुम तो आप उसको सही उत्तर लगाइएगा। ठीक है, भूमध्य सागरीय वायुम, अगर आपको भूमध्य सागरीय वायुम मिल जाता है विकल्प में तो आप भूमध्य सागरीय विकल्प लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अफार डिप्रेशन किन देशों में फैलता है। आपका विकल्प है इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, इजराइल, लेबनान, सीरिया, या फिर लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। अफार डिप्रेशन किन देशों में फैलता है। तो अपार डिप्रेशन या फिर अपार त्रिकोण की बात करें तो यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, जैसे इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया। तो यह एक रिफ्ट घाटी है जहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेटें अफ्रीकी, सोमाली और अरब मिलती है। तो अपार डिप्रेशन, इसका सही उत्तर क्या होगा कि तो अपार डिप्रेशन किन देशों में फैलता है, तो ये फैलता है प्यारे दोस्तों इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया में। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। ये क्या है, तो यह एक रिफ्ट घाटी होती है। कौन सी होती है, यह एक रिफ्ट घाटी होती है। ठीक है, याद रखिएगा यह एक रिफ्ट घाटी होती है। निम्नलिखित में से कौन से ज्वार भाटा के परिमाण को नियंत्रित करने वाला कारक है। पहला कह रहा है कि पृथ्वी के संबंध में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति में परिवर्तन, महासागरों के विन्यास में अभिन्नताएं, ठीक है, महासागरों के विन्यास में अनियमितताएं, और समुद्र तट के किनारे खाड़ियों और मुहावनों का आकार। बात समझ में आ रही है। पहला कह रहा है कि पृथ्वी के संबंध में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति में परिवर्तन, तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही दोस्तों, ये सही है। और महासागरों के विन्यास में अनियमितताएं आती हैं, तो ये भी सही है। समुद्र तट के किनारे खाड़ियों और मुहावनों का आकार, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो ये आपके डी विकल्प में दे रहा है, तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही माना जाएगा। कीजिएगा, आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे नेविगेशन में मदद करते हैं, वे नदी बंदरगाहों के मामले में जहाज़ों को नदी के मुहाने तक यात्रा करने में मदद करते हैं, वे गाद हटाने में मदद करते हैं, वे भारी मात्रा में मछलियाँ लाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन करना है। ज्वार भाटा के महत्व के बारे में आपको बताना है। तो अगर हम बात करें वे नेविगेशन में मदद करते हैं, तो ज्वार के समय पानी का स्तर बढ़ने से जहाज़ों को उथले क्षेत्रों में प्रवेश करने में सुविधा हो जाती है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि वे नदी बंदरगाहों के मामले में जहाज़ों को नदी के मुहाने तक यात्रा करने में मदद करते हैं, क्योंकि ज्वार आने पर जहाज़ आसानी से नदी बंदरगाहों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए ये उत्तर सही माना जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि वे गाद हटाने में मदद करते हैं। ज्वार भाटा की गति से तटों और नदी मुहानों से तलछट क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो इस लिहाज से ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि वे भारी मात्रा में मछलियाँ लाते हैं, तो ज्वार के दौरान पोषक तत्वों का संचालन बढ़ जाता है, जिससे मछलियाँ और अन्य समुद्री जीवों की संख्या बढ़ती है। तो आपका चौथा भी सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपने डी का उत्तर क्या देखा था दोस्तों, डी विकल्प आपका सही था। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कौन से दो राष्ट्र क्रोकोनोसे पर्वत श्रृंखला के स्थान को साझा करते हैं। ठीक है, कौन से दो राष्ट्र हैं जो क्रोकोनोसे पर्वत श्रृंखला के स्थान को साझा करते हैं। पहला है नॉर्वे और स्वीडन,
दूसरा है पोलैंड और जर्मनी, तीसरा है चेक गणराज्य और पोलैंड, और चौथा है चेक गणराज्य और जर्मनी। तो अगर बात करें कौन से दो राष्ट्र हैं जो क्रोकोनोसे पर्वत श्रृंखला के स्थान को साझा करते हैं, तो वो हो जाएगा चेक गणराज्य और पोलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? चेक गणराज्य और पोलैंड। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये स्थित कहाँ है? तो ये यूरोप में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये यूरोप में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में डार्विन ने मानव के विकास का वर्णन किया है? पहला कह रहा है मनुष्य की उत्पत्ति, दूसरा कह रहा है प्रजातियों की उत्पत्ति, तीसरा कह रहा है सैम्पियंस की उत्पत्ति, और चौथा कह रहा है निएंडर स्थल मानव। ठीक है, पहला क्या है? मनुष्य की उत्पत्ति, दूसरा प्रजातियों की उत्पत्ति, तीसरा है सैम्पियंस की उत्पत्ति, चौथा है निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव, ये आपका चौथा विकल्प है। सही उत्तर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से जिस पुस्तक में डार्विन ने मानव के विकास का वर्णन किया है वो है मनुष्य की उत्पत्ति। क्या है दोस्तों? मनुष्य की उत्पत्ति। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने मानव के विकास का वर्णन अपनी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन 1871 हिंदी में मनुष्य की उत्पत्ति में किया था। ठीक है, जबकि उनकी दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? वन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि प्रजातियों के विकास के सामान्य सिद्धांत पर आधारित, न कि विशेष रूप से मानव पर आधारित। ठीक है, तो अगर हम मानव की उत्पत्ति की बात करें तो 1871 में इसको लिखा था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस जाति के लोगों को सीधे बाल वाले रोग भी कहा जाता है? विकल्प है ऑस्ट्रालाइड, काकेशाइड, नेग्राइड, मंगोलाइड। समझे दोस्तों? निम्नलिखित में से किस जाति के लोगों को सीधे बाल वाले लोग भी कहा जाता है? तो जिस जाति के लोगों को सीधे बाल वाले लोग भी कहा जाता है वो होता है मंगोलाइड। क्या होता है? मंगोलाइड। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चीनी जापानी मंगोलाइड जाति के प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं। इन्हें सीधे बालों वाले लोग भी कहा जाता है। मंगोलाइड समूह का भौगोलिक विस्तार व्यापक और विविध है, इसलिए एशियाई शब्द इनके लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। मंगोलाइड की उपजातियों में पूर्व एशियाई, उत्तर एशियाई और मूल अमेरिकी शामिल होते हैं। अगला है अफ्रीकी महाद्वीप में भूमि का सबसे निचला बिंदु कौन सा होता है? अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, आसाल झील, कीवी झील। ठीक है दोस्तों, अफ्रीकी महाद्वीप में भूमि का सबसे निचला बिंदु कौन सा होता है? अफ्रीकी महाद्वीप में भूमि का सबसे निचला बिंदु कौन सा होता है? तो ये आसाल झील होता है दोस्तों। कौन सा? आसाल झील। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये स्थित कहाँ है? तो ये जिबूती में स्थित है, याद रखिएगा। ये जिबूती में स्थित है। कहाँ? इसी जिबूती में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है समुद्र तल से? तो 155 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन जैरे बेसिन के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के आदिवासी निवासी हैं? निम्नलिखित में से कौन जैरे बेसिन के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के आदिवासी निवासी हैं? पापुआन्स, पिग्मी, तस्मानियाई, रेड इंडियन। तो अगर बात करें जैरे बेसिन की तो ये पिग्मी जो आदिवासी होते हैं ये पाए जाते हैं। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये अफ्रीका की सबसे प्राचीन जनजातियों में से होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 4.5 से 5 फीट तक होती है। ये शिकार और संग्रह पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या देखा, निम्नलिखित में से कौन जहरे बेसिन के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के आदिवासी निवासी हैं? तो ये होता है प्यारे दोस्तों पिग्मी। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पी क्या हो जाएगा, पिग्मी आपका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सड़कों के तिराहों पर मकान बनाए जाने वाली बस्तियों को किस प्रकार की बस्तियां कहा जाता है? जो सड़क के तिराहों पर मकान बनाए जाते हैं और उनकी बस्तियों को किस प्रकार की बस्तियां कहा जाता है? वृत्ताकार बस्ती, आयताकार बस्ती, टी आकार की बस्ती, तारे जैसी बस्ती। तो जो सड़कों के तिराहों पर मकान बनाए जाते हैं उनकी बस्तियों को किस प्रकार की बस्ती कहा जाता है? तो ये टी आकार की बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी आकार की बस्ती कहा जाता है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तीन सड़कों के मिलन बिंदु पर जो बनता है उसे वाई आकार की बस्ती कहते हैं और सड़कों के चौराहे पर जो बनती है उसे क्रॉस आकार की बस्ती कहा जाता है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जूट की फसल के निम्नलिखित भागों में से किससे रेशा प्राप्त होता है? जूट की फसल के निम्नलिखित भागों में से किससे रेशा प्राप्त होता है? जड़, पत्तियां, डंठल, स्टिल्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जूट। क्या होगा, जूट इसका सही उत्तर होगा, यानी कि मंडल। ठीक है दोस्तों, जूट एक रेशेदार पौधा होता है और जिससे बस्ते, रस्सियाँ और गनियों आदि बनते हैं। इनका रेशा पौधे के तने या डंठल के छाल से प्राप्त किया जाता है। ये पूछा किससे प्राप्त होता है, तो डंठल होगा, यानी कि आपका सी विकल्प सही माना जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, गैलापागोस राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, इक्वाडोर, अर्जेंटीना। गैलापागोस राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो गैलापागोस राष्ट्रीय उद्यान इक्वाडोर का हिस्सा है। यह गैलापागोस महाद्वीप पर स्थित है जो प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के पश्चिम में आता है। यह उद्यान अपनी अद्वितीय जैव विविधता और चार्ल्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से संबंधित है। तो गैलापागोस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इक्वाडोर में। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कजाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कजाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सरिसू, इले, इर्तिश, यूराल। कजाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इर्तिश नदी कजाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। यह चीन के शियांग क्षेत्र से तो निकलती है और कजाकिस्तान के से होते हुए रूस की ओब नदी में मिलती है। ठीक है, तो कजाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इर्तिश नदी। कौन सी नदी है? इर्तिश नदी। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 4248 किलोमीटर। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। केन्या झील प्रणाली में रिफ्ट घाटी में कितनी झीलें हैं जो एक विश्व धरोहर स्थल है? केन्या झील प्रणाली में रिफ्ट घाटी में कितनी झीलें हैं जो एक विश्व धरोहर स्थल है? 2, 4, 3, 6। पहला क्या है? लेक बोरिंगो, दूसरा है लेक बोगोरिया, तीसरा है लेक नकुरू। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्या है? पहला है लेक बोरिंगो। लेक बोरिंगो है पहला। ठीक है, दूसरा है लेक बोगोरिया। लेक बोगोरिया। लेक बोगोरिया और तीसरा है लेक नकुरू। तो 3 होते हैं। ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आपने इसका उत्तर क्या देखा कि केन्या झील प्रणाली रिफ्ट घाटी में कितनी झीलें हैं जो एक विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका 3 उत्तर होगा दोस्तों। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और प्रश्न क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मलावी का लेवांडे राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? शयार, मिलोम्बे, सोंगवे, रुओ।
तो मलावी का लेवांडे राष्ट्रीय उद्यान जिस नदी पर स्थित है वो है शायर। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यह उद्यान जो है वो हाथियों, जल हस्तियों और मगरमच्छों और अनेक पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से मार्शल द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? लीकी एप एटोल, बिकनी एटोल, रोंगे लैप, रोंगेरिक, कौन सा इसका सही उत्तर होगा? मार्शल द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। पहली बात तो कहाँ स्थित है मार्शल द्वीप? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि मार्शल द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो लीकी एप एटोल, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मेडागास्कर की सबसे लंबी नदी है? बोसी, बोका, मैंगोरो, इकोपा, मैंगोकी। तो अगर बात करें मेडागास्कर की तो मेडागास्कर की सबसे लंबी नदी होती है इकोपा। कौन सी होती है? इकोपा। तो आपकी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ये जो है बोत्सी बोको नदी जो की एक प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है इकोपा। अगला प्रश्न क्या है, माली के किस क्षेत्र में बोकल डू वोले राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? माली के किस क्षेत्र में बोकल डू बोले राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मोप्ती, गाओ, काएस, किता। माली के किस क्षेत्र में बोकल डू बोले राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये कायस में स्थित है। कहाँ स्थित है? कायस में। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो मोनाको की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है? रूस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। मोनाको की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा देश मोनाको की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है? कौन सा देश है जो मोनाको की सीमा से 3 ओर से घिरा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ सुबह की 11 बजे या दोपहर की 11 बजे कह लीजिए। मुलाकात होगी शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।